हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान में अध्याय 9 हाइड्रोकार्बन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, पर बहुत ही बेसिक पॉइंट है इसमें, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, उनके गुण, उनके बनाने की विधि, उपयोग को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि हाइड्रोकार्बन है क्या। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को कहते हैं। तो आप उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, समझ रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन, यानी जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर जो सीरीज तैयार करेंगे, जो सीरीज तैयार हुई, जो श्रृंखला तैयार हुई, वही कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हमेशा याद रखिए, दो भागों में बांटा जाता है, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक भी दो भागों में बटे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो देखिए, संतृप्त के अंतर्गत एक ही आता है एल्केन, क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बंध होता है। और जो असंतृप्त का अर्थ होता है एल्कीन और एल्काइन। इसका अर्थ होता है ये असंतृप्त, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। इन आबंधों की उपस्थिति के कारण ये असंतृप्त यौगिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें एरोमेटिक, एरोमेटिक में याद रखिए एलिसाइक्लिक, यानी जितने भी क्रम, जो बेंजीन और जो क्रम से एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में तैयार होंगे, वो कहलाते हैं एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक के अंतर्गत जितने भी साइक्लो एल्केन्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का पहला प्रश्न। सबसे पहला है कि एल्केन की जो श्रृंखला है कि शाखाएं बढ़ने से क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि कार्बन की संख्या जो है, परमाणु श्रृंखला की शाखा बढ़ने से एल्केन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे एल्केन के बनाने की विधि, गुण व उपयोग। देखिए, एल्केन, सबसे पहले तो हम जान लें कि एल्केन का सूत्र क्या है, फिर उसके बनाने की विधि। तो देखिए, एल्केन हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल प्रकार है, यानी ये संतृप्त होते हैं क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होता है, अर्थात इनमें केवल एकल बंध है। अतः इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। याद रखिए, CnH2n, वहाँ प्लस माइनस इसीलिए डिफाइन किया गया है, यदि वो जुड़ता है तो प्लस और घटता है तो माइनस। तो याद रखिए, हमेशा एल्केन में प्लस ही रहेगा और एल्कीन और एल्काइंस में माइनस हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाती है। तो यहाँ पर एल्केन का सूत्र आप नीचे देख ही रहे हैं, CnH2n+2 होता है। अगला है, देखिए एल्केन के ये सूत्र, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मैंने इन चार के सूत्र बताए हुए हैं। मेथेन में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, और एथेन में 2 कार्बन C2, और देखिए चारों तरफ उसके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी C2H6। तो पूरे हाइड्रोजन ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है एथेन। उसी प्रकार प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। आप हमेशा याद रखिए, कार्बन से हाइड्रोजन दुगना और 2 अधिक होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है। अब अगला है ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 4 ऊपर 4 नीचे, एक दाएं और एक बाएं। इस तरह से 10 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, जो ब्यूटेन की संरचना को व्यक्त किए हुए हैं। अब हम जानते हैं एल्कीन। उसके स्ट्रक्चर से ही आप समझ रहे होंगे, एल्कीन एक प्रकार के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का अर्थ होता है इनके मध्य दोहरा बंध होगा, डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन का जो, सॉरी उसमें एल्केन लिखा है, एल्कीन है। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन है वो कम हो जाते हैं। कार्बन याद रखिए, कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 4 हैं, तो C2H4, यानी हमेशा याद रखिए कार्बन की संख्या से दोगुना होता है हाइड्रोजन, वो कहलाते हैं एल्कीन, क्योंकि इनके मध्य में डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाता है। अगला है एल्काइंस। एल्काइंस के बंधों के बीच
जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं उससे ही समझ में आ रहा होगा कि इनमें त्रिबंध है, 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है और हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई है तो उनके मध्य बंध बन गया है, वो है त्रिआबंध। तो ये एल्काइंस भी हमेशा याद रखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। कम से कम का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड पाया ही जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। याद रखिए कार्बन कार्बन, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन है, यानी जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। तो इनमें याद रखिए 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो ये है एथीन की संरचना। एथीन की संरचना से आप समझ गए होंगे कि इसे एल्काइंस कहते हैं। तो याद रखिए एल्काइन का सूत्र Cn और H2n है, तो आपको ये याद रखना है। ये हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। अब हम जानेंगे एल्केन के बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो आपको नॉर्मल विधि भी पूछी जा सकती है या फिर उसे बुर्ज, कोल्वे ये अभिक्रियाएं पूछी जा सकती हैं या फिर उसके रासायनिक गुण। तो हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे से याद रखिए, मैंने जो आपको ये रिटर्न पोर्शन दिया है वो अपने एक्सपीरियंस से लिख के दिया है, आपको ये किसी गाइड या किसी भी बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा। तो आप याद रखिए, पहला है बनाने की विधि। पहला है सोडियम एसीटेट की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जाती है तब याद रखिए मीथेन व सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप सूत्र से देख रहे हैं CH3COONA जो है वो सोडियम एसीटेट है, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो Na2CO3 बना लेगा यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा और CH4 यानी CH3 क्या करेगा, NaOH के एक हाइड्रोजन को ले लेगा और CH4 में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हमें मीथेन प्राप्त होगा। तो सोडियम फॉर्मेट से क्या प्राप्त हुआ, मीथेन गैस प्राप्त हुई। आइए दूसरी विधि जानेंगे। अब अगला है अपचयन। अपचयन या अपचयन भी बोलते हैं। तो याद रखना प्रोपीन की जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया की, याद रखना प्रोपीन है ये असंतृप्त यौगिक है। अब हमने इसको और हाइड्रोजन दे दिया, अपचयन करा दिया, तो ये हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा और प्रोपेन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या प्राप्त किया, CH3 CH2 CH3 यानी प्रोपेन का यौगिक प्राप्त किया C3H8। तो याद रखना है आपको कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो उसे हम प्रोपेन कहते हैं। तो हमने क्या प्रोपीन से क्या प्राप्त किया, प्रोपेन। अब अगला है वुड्स अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स अभिक्रिया पेपर में पूछी जाती है। वुड्स अभिक्रिया याद रखिए उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की विधि भी कही जाती है। आपको नीचे देखिए रिटर्न में लिखा हुआ है। अब हम जानेंगे कि कैसे प्राप्त हुआ वुड्स अभिक्रिया, क्या अर्थ क्या है। याद रखिए मेथिल आयोडाइड की जब सोडियम के साथ, याद रखना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये याद रखना है आपको। तो मेथिल आयोडाइड की जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एथेन प्राप्त होता है यानी उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। अतः उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की विधि को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CH3I मेथिल आयोडाइड, ट्वाइस Na, फिर मेथिल आयोडाइड का एक और मॉलिक्यूल से। याद रखिए यदि हम मेथिल आयोडाइड के सामने ट्वाइस भी लिखते हैं तो भी वह रिएक्शन सही है। अब CH3 आपस में ऐड हो जाते हैं, बना देते CH3 बंद CH3 यानी ये उच्चतर एल्केन है, इसे हम एथेन कहते हैं और सोडियम आयोडाइड बना। इस तरह से उच्चतर एल्केन प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया। तो आप याद रखिए मेथिल आयोडाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। अगला है कोल्वे अभिक्रिया। आपको पेपर में पूछा जा सकता है विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है, तो याद रखना कोल्वे अभिक्रिया। यदि आपको पूछता है कोल्वे अभिक्रिया को लिखिए तो भी आपको यही अभिक्रिया को लिखना है। तो याद रखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनके सोडियम लवण की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण जो विद्युत अपघटन होता है उसमें जल से क्रिया होती है। तो सोडियम एसीटेट जो है वो
एथेन में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपको याद रखना है कि कोलवे अभिक्रिया में उच्चतर एल्केन तो प्राप्त हुआ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तो याद रखना है कि कोलवे अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो देखिए, सोडियम एसीटेट जल से क्रिया कर रहा है तो एथेन प्राप्त होता है, CO2 और हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। तो ये आपकी है कोलवे अभिक्रिया। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर सम कार्बन परमाणु युक्त एल्केन प्राप्त होता है। तो याद रखना, आपको पूछा जाए कि एनोड पर क्या प्राप्त हुआ तो एनोड पर एल्केन प्राप्त होते हैं। यही आपकी कोलवे अभिक्रिया है। अगला आ जाता है एल्केन के भौतिक गुण। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एल्केन क्या गुण व्यक्त करता है। तो एल्केन जो है एक गंधहीन, रंगहीन, ज्वलनशील, गैर ध्रुवीय अणु है। आपको याद रखना है एल्केन के गुण हैं ये। अगर एल्केन में हम देखें कि प्रथम 4 सदस्य कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के सदस्य हैं, वो रंगहीन, गंधहीन होते हैं। याद रखना, रंगहीन और गंधहीन होते हैं। पर अगले सदस्य देखें, C कार्बन 5 से कार्बन 15 तक देखें तो वो रंगहीन, गंधहीन तो हैं पर वो द्रव हैं। और अगर और ऊपर की ओर उच्चतर एल्केन में चले जाते हैं तो वो रंगीन, गंधहीन हैं पर ठोस हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है। कार्बन की संख्या पर आधारित है उनकी अवस्था। दूसरा है एल्केन के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने से बढ़ते हैं, यानी कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो इनके क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। एल्केन के गलनांक कार्बन परमाणु संख्या के साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं, दोनों गुण एक जैसे हैं। आपको याद रखना है क्वथनांक भी बढ़ रहा है और गलनांक भी बढ़ रहा है कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ। तो ये हमने जाने एल्केन के भौतिक गुण। अब हम जानेंगे एल्केन के रासायनिक गुण। पहला एल्केन का रासायनिक गुण है हैलोजनीकरण। तो आप याद रखिए, हैलोजनीकरण का अर्थ होता है हैलोजन अम्लों से क्रिया करना। जब तक हैलोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं, जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं, सारे हाइड्रोजन ना निकल जाएं। तो आप देखिए, एल्केन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन समूह को लाना क्या कहला रहा है, हैलोजनीकरण। तो देखिए, CH4 Cl2 से क्रिया कर रहा है तो CH3Cl यानी मैथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब यही मैथिल क्लोराइड और क्लोरीन से क्रिया करेगा तब बन जाएगा डाई मैथिल क्लोराइड। तो याद रखिए, यहाँ पे डाई क्लोरोमैथिल बनता है। तो याद रखिए, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मैथेन का, तो यानी डाइक्लोरोमैथेन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब यही डाइक्लोरोमैथेन जो है फिर से पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है और बन जाता है ट्राइक्लोरोमैथेन। इस ट्राइक्लोरोमैथेन को हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यही ट्राइक्लोरोमैथेन पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है और बन जाता है टेट्राक्लोरोमैथेन। इस टेट्राक्लोरोमैथेन को ही हम हैलोजनीकरण के द्वारा बनाते हैं और जो अंत में बनता है वो है HCl। तो आपको ये याद रखना है HCl है, आप ये याद रखो, उसमें स्पष्ट नहीं है। आप याद रखिए कि जब ट्राइक्लोरोमैथेन की अंत में जो क्रिया कराई क्लोरीन से तो टेट्रा क्लोरोमैथेन प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। यही है हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। अगले जानेंगे हम दहन। रासायनिक गुण मैथेन का जब दहन किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि मैथेन का जब दहन किया जाता है, दहन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, जब मैथेन की क्रिया ऑक्सीजन से की जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो आपसे पूछा जाता है कितनी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित हुई, तो याद रखना माइनस चार्ज दे रहा है यानी ऊष्मा यूज हुई। तो एल्केन में वायु तथा डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो अब याद रखिए, ये जो ऊष्मा निकली वो -890 किलो जूल मोल इनवर्स जो है ऊर्जा निकलती है। तो आपको याद रखना है किसका दहन हुआ, मैथेन का, यानी मैथेन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला है ऑक्सीकरण।
पहले हमने हैलोजनीकरण जाना, फिर उसके बाद हमने दहन जाना, अब हम जानेंगे ऑक्सीकरण। तो आप याद रखिए, मेथेन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, याद रखने यहाँ पे भी ऑक्सीकरण हुआ मेथेन का, पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना क्योंकि यहाँ दहन हुआ था। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वायु की उपस्थिति तथा उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तब मेथिल एल्कोहल बना। तो यहाँ एल्कोहल बना हुआ है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना था। तो आपको याद रखना है, दहन में अलग प्रोसेस हो रही है और ऑक्सीकरण में अलग। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो मेथिल एल्कोहल बना, और जब दहन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। तो याद रखिए, मेथेन का जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण किया तब मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब अगला है ताप के साथ क्रिया। ताप के साथ का अर्थ होता है कि जब उच्चतर एल्केनॉन को हम जब गर्म करते हैं तो वो टूट जाते हैं तो और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आइए देखेंगे, उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर एल्केनों में अपघटित हो जाता है। इसे तापघटन या भंजन भी कहते हैं। तो आप याद रखिए, ये भंजन अभिक्रिया भी कहलाई। C6H14 जो हेक्सेन है, इस हेक्सेन को 773 केल्विन ताप पर गर्म किया तो C6H12 यानी कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसे हम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च भी कहते हैं। इतने नामों से ये जाना जाता है। तो याद रखना, हेक्सेन जो है, हेक्सेन 773 केल्विन ताप पर गर्म किया तो हमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये ताप के साथ अभिक्रिया थी। अगला है एल्केन। जो हमने एल्केन्स के बारे में बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण है, अब उसके उपयोग जानेंगे। याद रखना, एल्केन्स का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में भी किया जाता है। तो आपके ये एल्केन्स के उपयोग हैं, जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो पढ़ रहे हैं, ये एल्केन्स हैं। यही एल्केन्स जो होते हैं उनके बनाने की विधि जानी हमने, रासायनिक गुण जाने, और अब जान रहे हैं उनके उपयोग, कहाँ उपयोग किया। तो ईंधन के रूप में, प्लास्टिक बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। अगला क्वेश्चन है, समावयवता किसे कहते हैं? एल्केन में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है? तो सबसे पहले हम समावयवता की डेफिनेशन जानेंगे कि समावयवता है क्या। तो समावयवता क्या होता है? जब कोई तत्व या कोई यौगिक दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाए तो उसके इस गुण को क्या कहते हैं? समावयवी। और इस घटना को उसकी समावयवता, यानी एक ही यौगिक है, एक ही अणुसूत्र है, पर वो भिन्न भिन्न रूप से अपनी संरचना व्यक्त करेगा। उस भिन्न भिन्न संरचना को ही क्या कहेंगे? उसका समावयवी गुण। तो हम जानेंगे कि एल्केन में कितने प्रकार की समावयवता है। तो एल्केन में दो प्रकार की समावयवता है। पहला होता है संरचनात्मक, स्ट्रक्चर, और होता है त्रिविमीय समावयवता, जिसे हम संरूपीय समावयवता भी कहते हैं। आपको पेपर में आ जाए संरूपीय समावयवता क्या है, त्रिविमीय समावयवता क्या है, तो दोनों याद रखिए एक ही है। तो अब हम जानेंगे कि संरचनात्मक समावयवता है जो दो प्रकार से होती है, वो क्या है। देखिए, स्थान या स्थिति समावयवता, याद रखिए, याद रखना संरचनात्मक या स्थान समावयवता। यानी पहले हम देखिए, संरचनात्मक समावयवता है, ये कितने प्रकार की है? दो, एक तो श्रृंखला और एक स्थान समावयवता। तो हम पहले जानेंगे कि स्थान समावयवता और श्रृंखला समावयवता क्या होती है, क्योंकि श्रृंखला और स्थान का अर्थ होता है, श्रृंखला यानी जो सीरीज को बताए, और स्थान यानी जो यौगिक आपस में जुड़ा है उसके स्थान को बताए। तो हम जानेंगे कि श्रृंखला समावयवता क्या है। तो देखिए, जब समावयवी यौगिक में श्रृंखला लंबाई भिन्न भिन्न हो, देखिए आप देख रहे हैं मेथेन जुड़ा हुआ है, अलग अलग रूप से जुड़ा है, ABC जो हम देख रहे हैं, अलग अलग कार्बन जो है आपस में जुड़े हैं, और सारी अणुसूत्र जो कार्बन का जो है, कार्बन 5 हाइड्रोजन 12 अणुसूत्र की जो श्रृंखला है, C5H12 को हम पेंटेन कहते हैं। पेंटेन जो भिन्न भिन्न समावयवी रूप में पाया जाता है। आइए देखिए, पेंटेन जो है अलग अलग रूप में पाया जा रहा है। आप देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, और ये पांचों कार्बन अलग अलग रूप से जुड़े हुए हैं। अब इसे हम जब एक श्रृंखला में हैं तो ये हम इसे नॉर्मल सीरीज कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। जब बी संरचना में मेथेन जो है दूसरे, याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन से जाके जुड़ गया और चौथा कार्बन
अगर हम यहाँ जब हम जो है अंकन करेंगे, याद रखना वो उस नियम से अलग जानेंगे। तो जब अंकन करेंगे तो याद रखना कार्बन हमेशा देखना यहाँ से राइट से और लेफ्ट से में जब गिनते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा कार्बन प्राप्त होते हैं वहाँ से अंकन किया। तो याद रखिए तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नीचे की ओर जुड़ा है, तो इसे हम उसकी जो व्यवस्था है आइसो व्यवस्था कहेंगे। अब जब श्रृंखला पूरे कार्बन जो हैं चारों तरफ कार्बन में मेथिल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक ये बंद स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, कार्बन के चारों तरफ जुड़ा है, यही इसकी श्रृंखला समावयवता होगी। तो हमने जाना कि श्रृंखला समावयवता क्या थी। अब हम जानेंगे स्थिति समावयवता। स्थिति का अर्थ होता है स्थान, कि किस स्थान पर मॉलिक्यूल जुड़ा है, यानी कोई मॉलिक्यूल्स पहले स्थिति में जुड़ा है तो उसका नाम फर्स्ट, दूसरी पोजीशन पर जुड़ा है तो वो द्वितीय। तो देखिए इस प्रकार समावयवता कार्बन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम जैसे C3H7OH अणुसूत्र में देखेंगे दो समावयवी, एक इसका नाम जो होगा फर्स्ट प्रोपेनल, क्योंकि OH जो है वो पहले ही ग्रुप से में जुड़ा है CH2 से, और जब OH दूसरे CH2 से जाके जुड़ता है, CH हटा देता, CH2 को दे देता है H, तो बन जाता है CH3 CHOH, और CH3 तो ये कहलाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो याद रखना स्थान का अर्थ होता है कि जो भी समूह जाके जुड़ता है, जिस स्थिति में जुड़ता है वही उसकी स्थिति समावयवता कहलाती है। तो आज हमने जाना कि स्थिति समावयवता। अब देखिए आप स्थिति समावयवता के एक एग्जाम्पल को और देखेंगे कि ब्रोमीन जो है वो प्रारंभ में ही जुड़ा हुआ है, पहले ही जुड़ा है, इसीलिए इसका जो नाम है वो फर्स्ट ब्रोमोप्रोपेन होगा, क्योंकि पहले से ही जुड़ा हुआ है। जब ब्रोमीन जो है वो याद रखिए सेकंड कार्बन से जुड़ा है, तो अब इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जब स्थिति समावयवता में जो उसका क्रियात्मक समूह है जिस स्थिति में जाके जुड़ता है वही उसकी समावयवता कहलाती है। तो हमने जाना स्थिति समावयवता और श्रृंखला समावयवता क्या होती है। अब मैं आपको जो हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन है उसके 5 संरचना सूत्र और उसके नाम बताने वाली हूँ, आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला होता है मीथेन, जिसे हम CH4 कहते हैं, उसकी संरचना आप देख ही रहे हैं, कार्बन मध्य में है और हाइड्रोजन चारों तरफ है CH4। दूसरा है C2H6, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, कार्बन देखिए बीच में है और हाइड्रोजन चारों तरफ हैं, तो वो C2H6 जिसे हमें एथेन कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रोपेन, प्रोपेन में देखिए कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, तो आप देखिए कार्बन 3 बीच में है और चारों तरफ देखिए हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आप याद रखना कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो याद रखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब हम जानते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन में कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन की संख्या जो 8 है। तो आप देखिए कार्बन 4 हैं जो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, 4 ऊपर 4 नीचे दाएं बाएं में जुड़ा हुआ एक, तो टोटल संख्या 10। तो ये कहलाता है ब्यूटेन। सबसे ज़्यादा ब्यूटेन और पेंटेन पूछा जाता है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये संरचना याद रखनी है। अब अंतिम आ जाता है पेंटेन। पेंटेन में याद रखिए उसके नाम से स्पष्ट है, कार्बन 5 हैं, हाइड्रोजन 12 होंगे। तो कार्बन देखिए 5 हैं, उस सीरीज में जुड़े हुए 5 ऊपर हाइड्रोजन, 5 नीचे, एक दाएं और एक बाएं जुड़ा हुआ है। इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या 12 होगी। आप हमेशा याद रखिए एल्केन के नामों में एन ही लगेगा। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और भी आगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, इस तरह से यौगिक आते जाते हैं। पर आपको जितने बताए जा रहे हैं आप उतने ही याद रखिए, क्योंकि इतने सारे याद रखना संभव नहीं है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, आपको ये समझ आता जाएगा। इस तरह हमने आज हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में इतने क्वेश्चनों को जाना। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार और उनमें पाई जाने वाली समावयवता और एल्केन बनाने की विधि। अगले वीडियोज़ में हम एल्कीन बनाने की विधि और एल्काइन बनाने की विधि, गुण व उपयोग और कुछ और इम्पॉर्टेंट समावयवता है, उस समावयवता को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। Please like and subscribe my channel and videos.